नमस्कार। डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मेक इन इंडिया में एक और नई उड़ान। वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने किया टाटा एयरबस C295 प्लांट का उद्घाटन। भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमानों के दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाने का जताया भरोसा। वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में पीएम मोदी की स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अदा करेंगे अहम भूमिका। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी ने की 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी किया उद्घाटन। कहा, विरासत और विकास को साथ लेकर चलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महाराष्ट्र में नामांकन का काम जोरों पर। एकनाथ शिंदे, पृथ्वीराज चौहान, नीलेश राणे समेत तमाम दिग्गजों ने भरा पर्चा। बारामती में चाचा अजीत पवार की होगी भतीजे युगेंद्र पवार से टक्कर। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत। 3 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिहाज से सोमवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके समकक्ष पेड्रो सांचेज ने सोमवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि C295 एयरक्राफ्ट का ये निर्माण केंद्र नए भारत के नए वर्क कल्चर को दिखाता है। इससे भारत स्पेन के संबंध भी काफ़ी मजबूत होंगे। C295 सैन्य विमान निर्माण के फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया। C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। This plant will be a symbol of industrial excellence, an engine of growth and a testament to the close and growing friendship between Spain and India. टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में पहला विमान साल 2026 में बनकर तैयार होगा। 40 विमान एयरबस और टाटा मिलकर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शुरुआत भारत में विमान निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। यानी भविष्य में सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। देश में बन रहे डिफेंस निर्माण इकोसिस्टम ने स्टार्टअप, एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा दिया है। बीते 10 साल के दौरान 100 देशों को भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है, तो वहीं 1000 स्टार्टअप देश में शुरू हुए हैं। भारत का रक्षा निर्यात इस दौरान 30 गुना तक बढ़ चुका है। 10 साल पहले कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी। रक्षा क्षेत्र के अलावा स्पेन और भारत ने फार्मा, आईटी, साइंस, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और कस्टम में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात वडोदरा स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में की। दोनों देशों ने बढ़ती हुई साझेदारी को वैश्विक शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम करार दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता
हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। वडोदरा में उनका स्वागत लोगों ने भव्य तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में वडोदरा एविएशन सेक्टर का हब बनेगा, जिससे बड़े पैमाने पर न केवल नौकरियां जनरेट होंगी बल्कि आने वाले समय में हम एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर भी होंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बड़ौदा। C-295 एयरक्राफ्ट की विशेषता क्या है, इस बारे में और जानकारी दी भारतीय वायुसेना के इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी के पूर्व डीजी एयर मार्शल संजीव कपूर ने। उन्होंने बताया कि ये विमान नाइट विजन में है सक्षम, यानी कि रात में भी इस विमान को उड़ाया जा सकता है। लो लेवल फ्लाइंग में C-295 विमान सक्षम है, यानी कि काफ़ी नीचे इसको उड़ाया जा सकता है। C-295 विमान असॉल्ट और बेली लैंडिंग में है सक्षम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। अगले 5 सालों में विमानों में 78% उपकरण स्वदेशी होंगे, यानी कि मेड इन इंडिया को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा, यानी कि इन विमानों की मेंटेनेंस भी भारत में ही होगी। देश में इन विमानों का रखरखाव संभव हो पाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराने जो विमान थे उनके रखरखाव के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। AN-32 से ज़्यादा सक्षम है C-295 विमान। C-295 विमान की भार वहन क्षमता है 7 से 7.25 टन, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद से भारत में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बाहर से आए हैं, चाहे हम AN-32 की बात अभी कर रहे थे, उसके अलावा जो अन्य एयरक्राफ्ट हैं। पहली बार भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है और भारत में इन विमानों को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी दिशा में दोनों देशों के बीच रेलवे, सीमा शुल्क, निवेश जैसे क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। The ongoing visit builds upon several continuing high-level exchanges. Several MOUs have also been signed during the visit. These include areas such as railways, customs, a fast-track mechanism for facilitating investments and other trade issues, cultural exchange program for the year 2024 to 2028, a audio-visual joint commission, and also the year 2026 is being designated as the India-Spain Year of Culture, Tourism and Artificial Intelligence. साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और स्पेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। दोनों देश इसे अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। Negotiations on an FTA and investment agreement between India and the European Union are ongoing, and this is an issue which is of interest to both sides, including India and Spain, and both are, wanting an early and ambitious agreement to be finalized, which will be of interest for both sides. So yes, this is both sides are interested in ambitious and meaningful FTA agreement. विदेश मंत्रालय ने बताया कि साल 2026 में दोनों देशों की संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में प्रदर्शनियों और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाएगा। Year 2026, of course, this will showcase the cultural and civilizational heritage of both sides in various forms, ranging from art, music, films, and many other cultural aspects.
Both countries have very long cultural heritage and traditions. There are also the city of Valladolid and Ahmedabad have a twinning arrangement. The number of tourists from Spain to India is increasing. So this whole year will celebrate all these aspects by holding various exhibitions, seminar, performances in both countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरेली में भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। इसका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत किया गया है। ढोलकिया फाउंडेशन ने एक चेक डैम का उन्नयन किया। सरोवर को गहरा और चौड़ा करने के बाद इसकी क्षमता बढ़कर 24.5 करोड़ लीटर हो गई है। इस उन्नयन से आसपास के कुओं एवं कूपों में जल स्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिल रही है। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना, 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजना और जल आपूर्ति की 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास के साथ ही 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए YouWin पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और UNDP इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि YouWin पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर SMS सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया IT पोर्टल है YouWin, इसमें SMS भेजने की भी व्यवस्था है। ये SMS माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहॉर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN first is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth.
Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महाराष्ट्र चुनाव का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही राज्य के तमाम नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र में नामांकन का काम खत्म होने में अब बस एक ही दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य के तमाम दिग्गज उम्मीदवार पर्चे भरने के काम में लगे हैं। तमाम नेता नामांकन से पहले रैली और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कोपरी पचपखारी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शिंदे के नामांकन के समय उनके परिवार के साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। एनडीए उनकी बम्पर जीत का दावा कर रहा है। हम हर चुनाव को चुनौतीपूर्ण मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, लोगों ने मन बनाया है, लोग वापस सत्ता हमको सौंपेंगे। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर इस बार फिर सबसे दिलचस्प लड़ाई हो गई है। यहाँ चाचा अजीत पवार का मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में डिप्टी सीएम और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने योगेंद्र पवार को टिकट दिया है। योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। योगेंद्र ने भी नामांकन कर दिया है। यह योगेंद्र का पहला चुनाव है। भतीजे से मुकाबले को लेकर अजीत पवार ने कहा कि वो बारामती से अच्छे वोट से जीतेंगे। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। We can, in a vibrant democracy, there has to be two opinions, and we must go to the people and tell them why we are fighting this. It's again, I reiterate myself that it's not a personal fight at all. It is an ideological fight about policies which we are against. इस बीच बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। इस तरह से भाजपा ने अब तक 146 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 99 और दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। उधर महाविकास अघाड़ी में अब भी सीटों के बंटवारे का पेच नहीं सुलझ सका है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हल कर लिया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में 2-3 सीटों का इश्यू है, वो क्लियर हो जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा। दिवाली के बाद हम गारंटी कार्ड देंगे। महाराष्ट्र में नामांकन का काम पूरा होने में अब केवल एक ही दिन का काम बचा है। ऐसे में सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट देने का काम अब दोनों गठबंधनों को जल्द से जल्द पूरा ही करना होगा। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगियों ने 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य दलों में इन सीटों पर सहमति बनने के बाद सीटों पर सहयोगी दलों के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। बड़नेरा सीट से युवा स्वाभिमान पार्टी, गंगाखेड़ से राष्ट्रीय समाज पक्ष, कलीना से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले और शाहूवाड़ी से जन सुराज्य शक्ति पक्ष विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में जहां जामताड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने नामांकन किया, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। झारखंड के सियासी संग्राम में नामांकन का काम अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है।
ऐसे में तमाम दिग्गज उम्मीदवार नामांकन का काम निपटा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। 5 वर्षों तक इस राज्य की जनता को इन्होंने ठगा है। 5 वर्षों तक इस झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। वहीं जामताड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। जो विकास यहाँ का अधूरा है वो विकास को हम पूरा करेंगे और जितने भी साल तक इरफान अंसारी के आतंक से सब दबे हुए थे, उस आतंक से हम मुक्ति दिलाएंगे। सीता सोरेन के अपमान का मुद्दा झारखंड में बड़ा चुनावी मसला बन गया है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर है। जेएमएम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही है। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे इरफान अंसारी। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने संथाल परगना प्रमंडल की बरहेट सीट से मुख्यमंत्री झामुमो के उम्मीदवार हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियल हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया है। वह 5 साल पहले सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में इसी सीट पर आजसू पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। इस बीच राज्य में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। मानस सिन्हा ने भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, मैंने अपने 27 कीमती साल पार्टी को दिए। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन भी पूरी जिम्मेदारी से किया। हर बार कोशिश है कि बेहतर परिणाम दूं और हर बार खुद को साबित भी किया। मुझे लगता है कि मेरे काम का कोई महत्व नहीं है। ये चौथा मौका है जब पार्टी ने मुझे अपमानित किया है। किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। रांची से सोमेश पटेल और दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड के विधानसभा चुनाव का पारा अब तेजी से चढ़ रहा है और सियासी दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्टी की सरकार आंखें बंद कर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देती रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने मुस्लिम आबादी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 11% मुस्लिम आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर भी हमला बोला। ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल प्रणाम में वो 15% बढ़ा। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पत्र शेयर करते हुए लिखा कि ये है झारखंड में आदिवासी की आबादी कम होने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर हमारे बहन बेटियों की इज्जत तथा जमीन लूटने का सबूत। 1951 में मुसलमानों की आबादी 9% थी, आज 24% है। पूरे देश में मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है और हमारे संथाल परगना में 15% बढ़ी है। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और झारखंड की सरकार इसे स्वीकार कर रही है।
वोट बैंक की राजनीति के कारण न तो कांग्रेस और न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों की चिंता है। जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस नहीं भेज देते तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि झारखंड में चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और हम लोग संथाल परगना में NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड सारण भूमि बनेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य में NRC लागू करने के अलावा ये भी इंतजाम करेंगे कि घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा ना मिले, साथ ही उनके जीवन साथी कभी मुखिया ना बन सके। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा है कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप है और इसको तो जवाबदेही अपने लेनी चाहिए होम डिपार्टमेंट को, जिन पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और यदि उस तरह की बात है तो वह जांच एजेंसी भी उनके पास है, वो जांच करके निकाले कितने बांग्लादेशी लोग यहाँ घुसपैठी किया। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव के बीच राज्य की राजनीतिक फिजा काफी गर्मा गई है। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य की सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर लगातार चला रही हैं। सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए NDA गठबंधन पूरी जोर शोर से लगी हुई है। इस चुनाव प्रचार में कई स्थानीय मुद्दे भी उठ रहे हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए भाजपा वर्ग के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने। चुनाव का बिगुल बज चुका है और झारखंड में NDA और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी है सर चुनाव में? पूरी तैयारी है, क्योंकि झारखंड की जनता चाहती है कि इस राज्य में गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से झारखंड की जनता का स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और झारखंड में सरकार बनेगी। तो झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा है। निश्चित रूप से एक मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिसके कारण दिन ब दिन आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है और नक्शा बदल रहा है जनजातीय गांव। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस कह रही कि एक भी यहाँ पर घुसपैठ नहीं हुआ है। क्योंकि उसी की एक तरीके से कमाई खाने वाले में से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों ने देश को खोखला करने का काम किया है वो इसी तरह की बातें करते हैं। कोल्हान से पिछले बार एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी, इस बार किस तरह का दावा है? इस बार भरपूर सीट मिलेगी। कितनी, क्या गारंटी इस बार? पूरी गारंटी है, जनता गारंटी दे रही है। जनता चाह रही है कि कोल्हान का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का हो और हो। तो आप साथ सुन रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को, तो DD न्यूज से बात कर रहे थे। अपने सहयोगी शिव कुमार के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, रांची, झारखंड। केंद्रीय आवासन शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा आज दिल्ली में स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर स्वभाव स्वच्छता पोर्टल को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम जानते हैं कि दिवाली के पर्व में 2 दिन बाकी हैं। हमने 2 अक्टूबर को स्वच्छता एवं सेवा अभियान चलाया था जो कि कामयाब रहा था। इसी तरह वर्ष भर इस तरह के कार्यक्रम चलाएंगे। चूँकि दिवाली पर हम अपने घरों में सफाई करते हैं, इसी तरह स्वच्छता को लेकर हम इस अभियान की शुरुआत दिवाली से 2 दिन पहले कर रहे हैं। दीपावली एक ऐसा अवसर है, इस पर अगर संकल्प लेंगे अपने अपने एरियाज में, और हम जनता को भी आह्वान करते हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं को भी
अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, या जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उन सब के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाए कि स्वच्छता ही आभूषण है। गांधी जी ने कहा था कि जैसे देश गुलाम है, गुलामी से आज़ादी चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमको गंदगी से स्वच्छता चाहिए, ये आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत को रक्षा निर्यात के क्षेत्र में ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही में रक्षा उपकरणों एवं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं का निर्यात 77% बढ़ गया है। इतना ही नहीं, एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि हम 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रति देश की प्रतिबद्धता हमें रक्षा उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रही है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में देश का रक्षा निर्यात 11,233 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल की इसी अवधि में भारत का रक्षा निर्यात केवल 6,342 करोड़ रुपए था। बीते 10 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाए तो एक दशक में देश के रक्षा निर्यात में लगभग 10 गुना की वृद्धि हो चुकी है। 10 साल पहले 2014-15 में केवल 1,941 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात होता था। वित्त वर्ष 2023-24 में ये बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। भारत से रक्षा उपकरण खरीदने वाले करीब 100 देश हैं। देश में रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की संसद भवन परिसर में बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के साथ ही वरिष्ठ वकीलों ने भी आज जेपीसी के सामने अपने अपने सुझाव रखे। सूत्रों के मुताबिक इस पैनल की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के अहम प्रावधानों के पक्ष में कई सुझाव रखे गए। इसके साथ ही बिल के कई प्रावधानों में संशोधन की सलाह भी दी गई। इससे पहले दिन हुई बैठक में विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने बैठक का वॉकआउट कर बहिष्कार किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की रिपोर्ट पर विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इन सदस्यों का कहना है कि उस रिपोर्ट पर पहले ही दिल्ली सीएम आतिशी जेपीसी के अध्यक्ष को पत्र लिख चुकी हैं कि इस रिपोर्ट का संज्ञान ना लिया जाए। भाजपा नेता आलोक अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से चेतावनी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून के दायरे के अंदर उन पर बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से अलीगढ़ के एक मंदिर में और शाहजहांपुर के घर में घुस करके जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। त्रेता युग जैसी अयोध्या की कल्पना रामनगरी में आकार लेती दिख रही है। ये भव्य महल में विराजे बालक राम की पहली दीपावली है। अयोध्या उसी तरह से खुश है जब लंका विजय कर 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे। इस बार भी खुशी झलकेगी, लेकिन ये दीपावली बालक राम वाली होगी। 500 साल बाद भव्य महल में रामलला के विराजने के उल्लास में पूरी अयोध्या आज से 3 दिनों तक जगमग रहेगी। अयोध्या में इस बार की दीपावली भव्य और दिव्य होने जा रही है, जहां एक ओर दियों को सजाने का काम, लेजर लाइट एंड साउंड शो और राम कथा का मंचन की विशेष तैयारियां हैं। इस बार का दीपोत्सव इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल पहली बार अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है। 500 सालों के बाद अब जब रामलला अपने नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो आयोजन भी भव्य और अभूतपूर्व हो रहा है। अयोध्या में 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 28 से लेकर 30 तारीख तक ये इवेंट्स चलेंगी, जिसमें मुख्यतः जैसे मैंने बताया वो लोक नृत्य वाला जो कार्यक्रम है,
साथ साथ ड्रोन शो और इसके अलावा जो एक आतिशबाजी 30 तारीख को रहेगी। तो सारी चीज़ों को भव्य करने का जो है वो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। वहीं राम की पैड़ी पर लेजर लाइट एंड साउंड शो होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी जोरों पर है। अयोध्या में दीपोत्सव में बन रहे रिकॉर्ड के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी अयोध्या पहुंची है और नजारों का अवलोकन कर रही है। इस बार दीपोत्सव में 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं। पहला है सबसे ज़्यादा लोग एक साथ आरती करेंगे, सरयू आरती का रिकॉर्ड है जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे। और दूसरा जो हमारा रेगुलर जो हर साल होता है वही अटेम्प्ट है, बीओ का अटेम्प्ट, लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प, और इस बार का टारगेट है 25 लाख दिए। दिवाली से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी भव्य रूप से सजाया गया है। हमेशा के समान सज्जा की जाएगी। प्रवेश द्वार 11 राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग बिरला धर्मशाला के सामने इसकी सज्जा करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली दीपावली है, इसलिए दीपोत्सव कुछ इस अंदाज में होने जा रहा है जिसका प्रकाश पूरे समाज को रोशन करे। दीपोत्सव के मौके पर पूरी दुनिया देखेगी सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ से निकले प्रकाश को। पूरी दुनिया देखेगी आधुनिक और आध्यात्मिक अयोध्या को। पूरी दुनिया देखेगी ज्ञान विज्ञान के संगम को। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे हम अपनी विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि अपने ही बनाए हुए विश्व कीर्तिमान को फिर से तोड़कर नया विश्व कीर्तिमान बनाना अगर कहीं संभव है तो केवल अयोध्या में। कैमरा पर्सन योगेश कुमार और अपने सहयोगी आशुतोष शुक्ला के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। एम्स नई दिल्ली में स्टेंट रिट्रीवर के जरिए ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का इलाज हो रहा है। ये एक अगली पीढ़ी की तकनीक है जिससे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एम्स सहित देश के 16 सेंटर में इसका ट्रायल चल रहा है। अभी एम्स में इस तकनीक के जरिए एक मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। आने वाले दिनों में ये तकनीक काफ़ी सस्ती होगी और मेक इन इंडिया के तहत बनेगी। स्टेंट रिट्रीवर पर एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति विभा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक नई टेक्निक का इजाद किया गया है और उसके जरिए ब्रेन स्ट्रोक के मरीज का इलाज एम्स में हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दीप्ति। मैम बताइए कि जो ये स्टेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या खास है, कितना फ़ायदा हो रहा है मरीज को? हमारे पास एक नया स्टेंट रिट्रीवर है जिसकी टेक्नोलॉजी हमें लगता है कि उतनी अच्छी या उससे भी अच्छी हो सकती है और हम वो यहाँ के मरीजों में टेस्ट करके उसकी सेफ्टी और वो कितना कारगर है वो टेस्ट कर रहे हैं। कितने मरीजों पर टेस्ट हुआ और किस तरह का रिजल्ट है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितने से ज़्यादा मरीजों में इसको ट्राई करें। हमारा सैम्पल साइज़ वैसे तो 30 के आसपास है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं पर रुक जाएँ, क्योंकि हमें इसका प्रभाव भी देखना है कि कितना रहता है, तो हम उससे ज़्यादा नंबर बढ़ा भी सकते हैं। एम्स में कितने मरीज की इलाज? अभी शुरुआत हमने 25 अगस्त को पहला मरीज किया और उसके बाद एक और मरीज आज किया, कुछ दिन पहले किया। पहले में और में क्या फ़र्क है ड्यूरेशन को लेकर के? अगर ब्रेन स्ट्रोक से जो लोग पीड़ित आ रहे हैं तो कितने समय में आना चाहिए? देखिए, जितनी जल्द से जल्द आ सके उतना हम ब्रेन बचा पाएंगे। तो ऐसा कोई हम सीमा नहीं निर्धारित कर रहे हैं कि अच्छा 24 घंटे का अगर हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में मरीज को आ जाना चाहिए तो वो 8 घंटे पे है तो वो वेट करे कि नहीं अभी हमारे पास बहुत टाइम है। वो जितना जल्दी आएगा उसका उतना ब्रेन बचेगा, उतनी जल्दी रिकवरी होगी, उतनी अच्छी रिकवरी होगी। और स्पेशली उन केसेस में जिसमें ब्रेन की बड़ी नली ब्लॉक्ड है उसमें फ़ायदा होने का चांस बहुत अच्छा है अगर वो पहले 6 घंटे में आते हैं। हाँ, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर भी आते हैं तो उनका बाकी CT स्कैन, MRI ये देखकर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा होगा और उन मरीजों में भी इसका फ़ायदा दिया जा सकता है। और ये स्टेंट जो होता है वो मोटे वाले जो नस होते हैं उसमें फ़ायदेमंद है, जिसमें अगर स्ट्रोक बड़ी नालियों में ही जा पाता है। अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी इवॉल्व नहीं हुई है कि बहुत छोटी नली में अगर छोटा सा ब्लॉकेज हुआ है तो उसको भी निकाल लें। और कितने सेंटर पर ये ट्रायल चल रहा है? अभी 16 सेंटर में अप्रूवल मिला है तो वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले शुरू हुआ था। कैमरामैन रविंदर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली। उत्तराखंड का ऋषिकेश एम्स देश में पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू कर इतिहास रचने जा रहा है। इस अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। वहीं देहरादून के नोडल ऑफिसर मधुर उनियाल ने हेली एम्बुलेंस सेवा के
शुरू होने से उत्तराखंड के मरीजों को तत्काल मेडिकल उपचार की सुविधा मिल सकेगी। ये कहा, उत्तराखंड में अब 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर समेत तमाम जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं। इस एयर एम्बुलेंस में मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ये भारत की प्रथम हिम्स है, हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जो कि एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई है। बेसिकली लाइफ और लिम्ब सेविंग सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस में जीवन जाने का खतरा है या किसी अंग के भंग होने का खतरा है, उन सब सिचुएशंस में जो इमरजेंसी कंडीशंस है उनके मरीजों के लिए सुविधा शुरू की गई है और ये पब्लिक के लिए निःशुल्क है। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात है। आईएनएस तलवार 27 अक्टूबर को हिंद महासागर में स्थित फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले द्वीप ला रीयूनियन पहुंचा। आईएनएस तलवार की ला रीयूनियन की यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और भारत फ्रांस साझेदारी को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच गहरी स्थायी रणनीतिक साझेदारी भी है। आईएनएस तलवार को 18 जून 2003 को कमीशन किया गया था और ये पश्चिमी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। वर्तमान में जहाज की कमान कैप्टन जीतू जॉर्ज के पास है। आईएनएस तलवार ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IBSAMAR के 8वें बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया था। ठंड से पहले दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर पांव पसार लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के सप्ताह में सोमवार को वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 300 से अधिक रही, जबकि कुछ इलाकों में AQI 350 से अधिक रहा। इस बीच दिल्ली भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली को पराली के धुएं से मुक्त कराने की गुहार लगाई। धीमे धीमे गैस चैम्बर में तब्दील हो रही दिल्ली की इन तस्वीरों में साफ देख पाना भी मुश्किल है। ऊपर से मैली हुई यमुना ने लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी है। पानी की सतह पर फैला हुआ झाग राजधानी दिल्ली में यमुना की पहचान बनता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल रही है। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। सुबह के समय दूर दूर तक धुंध ही धुंध नजर आ रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण पर राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। इस बीच दिल्ली भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली को पराली के धुएं से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पत्र में भाजपा ने लिखा कि हम आज आपको किसी राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि दिल्ली के एक चिंतित नागरिक के तौर पर लिख रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा और देखा होगा, दिल्ली का AQI पहले ही 400 को छू चुका है और इसमें सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी आ रही है, ये समस्या और बदतर हो रही है। सालों से आपके द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद सच्चाई यह है कि दुर्भाग्य से पंजाब में जलाई जाने वाली पराली दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है। और चूंकि दिल्ली में शासन कर रही आपकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी स्थिति की गंभीरता को समझती नहीं दिखती, इसलिए हम आपको सीधे पत्र लिखने को मजबूर हैं, इस उम्मीद में कि आप राजनीति को एक तरफ रखकर हमारे शहर के साथ साथ अपने किसानों की भी मदद करेंगे। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उधर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार और अपनी ही पार्टी के विधायकों को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बहुत ही गहन समस्या है। केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है पंजाब में तो वो पराली की समस्या का निदान करेंगे। पराली एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के वायु प्रदूषण में। दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी,
यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है, अपनी गलती को कब सुधारोगे? दिल्ली में जहां वायु प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिली है, तो वहीं यमुना का जहरीला पानी भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक सप्ताह से ज्यादा समय से यमुना में झाग की मोटी परत देखी जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना के प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रयास के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका जरा भी असर नहीं नजर आता। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर जनता का आक्रोश चरम पर है। लोगों ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद यमुना नदी और गंग नहर पर जल शोधन संयंत्र क्षमतानुसार काम नहीं कर रहे हैं। को नहीं लगता उन्होंने कोई उसको क्रियान्वयन किया है। पानी की समस्या के ऊपर पानी की समस्याएं और बढ़ी ही हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार है, उन्होंने ये जो आपका हर घर जल योजना थी, उसके तहत हमारे को ये गंगा वाटर ज़रूर दिया है। उससे कुछ हमारी समस्या हल हुई है। हमारे गैजेट्स ख़राब हो रहे हैं। सपोर्ट मिलनी चाहिए थी आप गवर्नमेंट से, जो उन्होंने वायदा किया था कि हम आपको RWH का ये टैंक बनवाएं, हम आपको सब्सिडी देंगे 50,000 रुपये की। कोई हमारे को सब्सिडी नहीं मिली, सिर्फ खोखले वादे समझ में आए हैं। पानी की समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। यमुना का पानी तो बहुत ही गंदा है, ऐसे लगता है कोई नाला ही है, राइट? वो पानी तो नहीं लगता है, वो पानी है ही कहाँ। हमें तो ये पता था कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम डुबकी लगाएंगे पानी में, और सुना है कि 2025 में डुबकी लगाने की बारी आ गई है। 3-4 सालों से वो पानी इतना ज़्यादा झाग वाला, और वो प्योरीफाई तो होता ही नहीं है, आई थिंक सो, क्योंकि वो अगर होता तो झाग होता ही नहीं। पहले वो बोलते थे कि हरियाणा की वजह से है ये, बट स्टिल आई थिंक द प्रॉमिसेस दे मेड दे डिडंट फुलफिल इट। इस दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई, दिल्ली गवर्नमेंट की सप्लाई बहुत कम है। हमने जो टेस्ट कराए हैं उसमें कभी कभी हमें बहुत हाई आयरन मिलता है, अभी मैंगनीज भी मिल रहा है काफ़ी, और मैंगनीज की वजह से ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लैक पार्टिकल की तरह आता है। ये हानिकारक तो नहीं है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये जितने भी अप्लायंसेस है उसके लिए बहुत हानिकारक है। RO वाटर सिस्टम है या आपका ये वॉशिंग मशीन है, इन सब में बहुत इफेक्ट करता है। रिगार्डिंग द ड्रिंकिंग वाटर हमने और भी पैरामीटर टेस्ट कराए हैं, तो हमें कभी कभी फीकल कॉलीफॉर्म में मिलता है, विच इज़ डेंजरस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। ये क्लिनिक हर सोमवार को संचालित किया जा रहा है। इस क्लिनिक में श्वसन रोग, त्वचा, आंख और ENT रोगों के अलावा मानसिक रोग के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। हर साल इस मौसम में दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण के दुष्प्रभावों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने ऐसे मरीजों के लिए एक विशेष क्लिनिक की शुरुआत की है। हर सोमवार दोपहर 2 से 4 बजे तक इस क्लिनिक में मरीज प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों के उपचार के लिए जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोगों को पोल्यूशन के इफ़ेक्ट के बारे में अवेयर कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनकी जो बीमारी हुई वो पोल्यूशन की वजह से हुई। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होता जो उनकी कंडीशन जो है, बीमारी पहले से थी बट जो बढ़ गई है वो पोल्यूशन की वजह से है। और लोगों को काउंसिल और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आपको कैसे पोल्यूशन से बच सकते हैं, कैसे उसका असर अपने शरीर पे कम हो, आप ये जान सकते हैं। प्रदूषण जनित रोग निवारण केंद्र में विशेषज्ञों की टीम को जरूरी चिकित्सा उपकरणों के साथ इलाज के लिए तैनात किया गया है। यहाँ सांस से जुड़ी बीमारियों के अलावा त्वचा, ENT, आंख और मानसिक बीमारी के इलाज की सुविधा है। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं मेनली ये कंप्लेंट्स के साथ सूखी खांसी, गले में खराश, सांस में दिक्कत होना, आंखों में जलन, पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं। और उनको पहले कभी कुछ नहीं था, पहले बीमार नहीं थे, अभी कुछ दिनों से होना शुरू हुआ। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, स्किन, आई एंड साइकेट्री, ये 4 स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स अभी हमने, क्योंकि स्टडीज से पता चला कि यही सिस्टम एयर पोल्यूशन से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इस क्लिनिक में मरीजों को
प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दीपावली और छठ पर्वों पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली कुछ लोकप्रिय ट्रेनों में बड़ी भीड़ होती है। रेलवे के पास इससे निपटने के लिए विशेष इंतजाम होते हैं। उत्तर रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर रेलवे इस बार छठ दिवाली के लिए यात्रीगणों की सुविधा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उत्तर रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण से DD न्यूज़ संवाददाता महेश दाधिच ने विशेष बातचीत की। दीपावली और छठ के त्योहार के मद्देनज़र उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के लिए खास बंदोबस्त किए हैं। कई जगह पर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है तो कई यात्री ट्रेनों में डब्बे भी बढ़ाए गए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ खास बात करने के लिए इस समय मौजूद है उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण जी। कैप्टन साहब, क्या कुछ जो तैयारियां हैं पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में की गई है? कितने नए ट्रेन लगाई गई है, कितने बोगीज बढ़ाए गए हैं? जी, जो हमारे मेजर स्टेशन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जहाँ से हमारी संभावना लगती है कि ईस्टर्न बाउंड और UP बाउंड और नॉर्दर्न बाउंड के यात्री हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने अभी वर्तमान में 68 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का इस तरह का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो रेगुलर ट्रेन जो चल रही है उनमें भी अतिरिक्त डब्बे लगाए हैं, जिसमें स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, AC क्लास है, और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना आए। हालांकि यात्री भार लगातार बढ़ रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टेशनों पर भी हम व्यापक सुविधा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं, अपने साथ साथ जो आसपास के जो रेलवे है उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन, या अगर कोई ट्रेन में अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और उसमें मार्जिन है तो हम उसमें स्पेशल ट्रेनों का स्पेशल कोच भी है। 48 ओवरऑल ट्रेन चल रही है। दीपावली और छठ के मद्देनजर स्पेशल ट्रेन कितनी है और उनमें कितना यात्री भार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, अभी जैसे जयपुर की हम बात करें तो जयपुर का यात्री भार लगभग 45 से 50 हज़ार रहता है, और इस दीपावली और छठ को देखते हुए 12-13 जोड़ियाँ स्पेशल गाड़ियों का हमने संचालन अलग अलग जगहों से किया है, जो कि ईस्टर्न बाउंड है, UP बाउंड है, और जो बॉम्बे की तरफ जो खास करके जाने वाली भीड़ है उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल माध्यम से भी आप देख सकते हैं। भीड़ भाड़ और भगदड़ से बचाने के लिए आपने कहा कि होल्डिंग एरिया, तो ये किस तरह से कामयाब होगा? क्या कुछ कॉन्सेप्ट है होल्डिंग एरिया का? जी, जयपुर स्टेशन या और जो हमारे मेजर स्टेशन जो है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, उसमें हम यही देख रहे हैं कि खास करके जो जनरल क्लास के पैसेंजर को देखते हुए एक हम एरिया ईयर मार्क करके रखेंगे, जहाँ पे जनरल क्लास के पैसेंजर्स को हम वहाँ रखेंगे। एक बात सर, जो वेटिंग का टिकट लेकर के जिस तरह से यात्री बैठते हैं तो उन लोग पर भी अभी रोक लगाई जा रही है? जी हाँ, ये देखिए रेलवे का नियम है, काफ़ी पहले से ही नियम है कि वेटलिस्ट यात्री जो है, चूँकि उनका ये टिकट कन्फर्म नहीं हुआ है इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमने खास करके स्पेशल ड्राइव के माध्यम से और लोगों काउंसलिंग के माध्यम से हमने समझाया है कि कृपया वेटलिस्ट टिकट में ट्रैवल ना करें, क्योंकि ना सिर्फ आप अपने आप को ट्रैवल करते हो, साथ ही साथ जो आपके को पैसेंजर होता है वो भी ट्रैवल होता है। तो कृपया वेटलिस्ट टिकट पे ट्रैवल ना करें, आपके जो सहयात्री हैं उनको भी इससे मुसीबत आ सकती है। दीपावली के मद्देनजर खास तैयारियां बता रहे थे कैप्टन शशि किरण, जो रेलवे के CPRO हैं। उनका कहना है कि दिवाली और छठ के त्यौहार के मद्देनजर खासतौर पर विशेष गाड़ियां बढ़ाई गई है। स्पेशल ट्रेन के साथ साथ में जो बोगीज़ हैं उनकी तादाद भी यहाँ पर ट्रेनों में बढ़ाई गई है। कैमरा पर्सन केदार के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज़, जयपुर। दिल्ली के पालिका बाजार से 2 चाइनीज़ मोबाइल जैमर बरामद किए जाने के बाद पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई। इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। अभी हम हर जगह मार्केट्स में, शॉप्स पे सब जगह वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इन्हीं वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया, जिसकी अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जारी है। हम तमाम से बताते हैं अगर वो कहीं पे भी किसी सस्पिशियस आर्टिकल को, इंसान को या अनअटेंडेड बैग को इस तरीके देखें तो तुरंत पुलिस को बताएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधियों के खिलाफ अलर्ट जारी किया है। केंद्र ने अपराधियों द्वारा म्यूल अकाउंट का उपयोग कर बनाए गए गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के प्रति आगाह किया है। इस सिस्टम का प्रयोग अपराधी अवैध धन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने छापेमारी के तहत इस तरह के पेमेंट गेटवे की पहचान की है। इसमें पीस पे, RTX पे, पोको पे, RP पे आदि पेमेंट गेटवे शामिल हैं। इन गेटवे में विदेशी नागरिकों द्वारा इनको संचालित किया जाता है। I4C ने अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र
उद्यम आधार, पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जानकारी किसी से भी साझा न करने की सलाह दी है। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो इस बुलेटिन के लिए फिलहाल इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।